हेलो गाइस, वेलकम टू इजी लीगल लॉ। हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। आज हम देखेंगे लाइबिलिटी फॉर रॉन्ग्स ऑफ गवर्नमेंट और स्टेट विच में बी टॉर्चरस और कॉन्ट्रैक्चुअल। लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट सॉवरिंग एंड नॉन सॉवरिंग फंक्शन एक्ट ऑफ द स्टेट। तो देखते हैं लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इन टॉर्ट्स। नॉर्मली अंडर रूल ऑफ लॉ नोबडी इज अबव लॉ. State should also be liable for wrongful acts of its servant. But historically, due to doctrine of sovereign immunity, the state enjoyed wide immunity. Sovereign immunity क्या है? तो पहले एक अनसेड रूल था कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग, मतलब भले ही कुछ भी एक्शन हो किंग का वो गलत नहीं हो सकता. In India, this doctrine has been modified by courts. State is liable for non-sovereign functions but may still claim immunity for sovereign functions. अगर कोई नॉन सॉवरिंग फंक्शन करता है स्टेट तो उसके लिए वो लाइबल रहेगा, लेकिन देयर इज इम्यूनिटी फॉर सॉवरिंग फंक्शंस. सॉवरिंग वर्सेस नॉन सॉवरिंग फंक्शंस क्या है देखते हैं. सॉवरिंग functions that can be lawfully performed only by the state, not by private individual, relate to governmental authority, defense, foreign affairs, police, maintenance of armed forces, administration of justice, lawmaking. These all are sovereign functions. Example, war operation, diplomatic function, policing. तो यहाँ पे जो एक्शंस लेते हैं गवर्नमेंट वगैरह, उसके लिए उनको इम्यूनिटी मिल सकती है अगर कुछ गलत हो गया. लेकिन इन केस ऑफ नॉन सॉवरिंग functions जैसे कि commercial या welfare activities which could be performed by private individual also. Example, transport service, industries, irrigation, education, hospital. Here state is liable for wrongful acts of its servants just like a private employer. तो इन ये सारे जो एरियाज है यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल भी मतलब परफॉर्म करता है ये सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट सर्विस, इंडस्ट्रियल. अगर इसमें भी अगर किसी स्टेट की अगर कुछ गलती हो गई किसी ऑफिसर की या फिर कोई रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, तो स्टेट उसके लिए लायबल रहेगा जैसे कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल लायबल रहता है. Act of state. An act of state is an act of sovereign authority in relation to another sovereign or an alien. Alien मतलब जो कि यहाँ का सिटीजन नहीं है. एलियन वो नहीं है अपना कोई मिल गया वाला जादू. तो ये एलियन द अदर सिटीजन विच फ्रॉम एनिमी स्टेट या फिर विच इज नॉट आवर सिटीजन, उसको हम एलियन बोलते हैं. एंड नॉट जस्ट justiciable in municipal courts. Example, annexation of foreign territory, कॉन्फिस्केशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी, डिपोर्टेशन ऑफ एलियंस. ये सारे मैटर है. अगर ये फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर किया, किसी एनिमी को पकड़ा या फिर किसी एलियन पर्सन को हमने देश से बाहर निकाल दिया, तो ये म्युनिसिपल कोर्ट मतलब जो अपने कॉमन कोर्ट है उनके अंडर नहीं आएगा ये. तो ये एक्ट ऑफ स्टेट है, ये सॉवरिंग फंक्शन है. की फीचर्स क्या है? डन इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरिंग पावर बिटवीन स्टेट एंड एलियन और फॉरेन सॉवरिंग. outside the scope of ordinary municipal law, courts cannot question it. ये जो भी सॉवरिंग पावर के अंडर जो भी राइट्स एक्सरसाइज एक्शंस लिए जाते हैं कॉमन कोर्ट या फिर म्युनिसिपल लॉ, उसको जो अपने रेगुलर कोर्ट है वो क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं. प्रेजेंट लीगल पोजीशन इन इंडिया. आर्टिकल 300 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Government of India and states can sue and can be sued like Dominion of India provinces before Constitution. Hence, liability of state in torts continue on same line, distinction between sovereign and non-sovereign function. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट्स कैन बी सूड. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सू करते हैं तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सू करते हैं, या फिर अगर स्टेट को सू करना हो कि स्टेट पे केस करना हो तो स्टेट के नाम से वहां पे केस करते हैं. जुडिशियल ट्रेंड. कोर्ट्स नाउ प्रेफर नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ सॉवरिंग फंक्शन. अब कोर्ट भी प्रेफर करते हैं कि एक नैरो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन सॉवरिंग फंक्शन है और कौन सा नॉन सॉवरिंग है. तो मॉडर्न अप्रोच क्या है अभी? Courts increasingly hold state accountable for torts even in governmental function, especially where fundamental rights are violated. Torts मतलब जो wrong doing है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. अगर गवर्नमेंट फंक्शन से कुछ टॉर्ट होता है तो कोर्ट स्टेट को अकाउंटेबल पकड़ेगा, स्पेशली वेयर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेटेड.
Trend is towards restricting sovereign immunity and ensuring public accountability. तो ट्रेंड क्या है? restricting sovereign immunity and ensuring public accountability. अब लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स, अब गवर्नमेंट जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, मतलब इंडिविजुअल सिटीजन के साथ वगैरह किसी कंपनी के साथ, तो इसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटी क्या होती है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है? आर्टिकल 298 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूनियन एंड द स्टेट हैव पावर टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी एंड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स. आर्टिकल 299 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया lays down mandatory formalities for government contracts. Contracts must be expressed to be made by president in case of union or governor in case of state. जब भी हम कोई एक्ट पास करते हैं या फिर कुछ भी मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंट्री मतलब यूनियन के साथ, सेंटर के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रेसिडेंट के नाम से होता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री. तो ये जनरल रूल है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाते तो वो प्रेसिडेंट के नाम से बनाते हैं हम, और अगर हमको सेंटर को सू करना हो तब प्रेसिडेंट के नाम से नहीं सू करते, तब हम यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से सू करते हैं. एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो प्रेसिडेंट के नाम से, अगर स्टेट गवर्नमेंट के नाम से कॉन्ट्रैक्ट है तो गवर्नर, तो वो प्रेसिडेंट एग्जीक्यूट करेंगे या फिर गवर्नर अगर स्टेट लेवल पे होगा. एग्जीक्यूटेड बाय एनी ऑथराइज्ड पर्सन इन सच मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड, तो गवर्नर या प्रेसिडेंट किसी पर्सन को ऑथराइज करते हैं तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है. इफ दिस कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एंड अनएनफोर्सेबल. अगर ये सारी कंडीशन फॉलो नहीं की जाती है, सेटिस्फाई नहीं की जाती है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा या फिर अनएनफोर्सेबल होगा. Consequences of non-compliance with Article 299. Such contract is void and cannot bind the government. However, two important safeguards exist. Doctrine of ratification does not apply. Government cannot ratify an unauthorized contract. अगर doctrine of ratification क्या है, ये कि आप ratify कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है. डॉक्ट्रिन ऑफ रेटिफिकेशन, गवर्नमेंट रेटिफाई नहीं कर सकती. अगर कोई अनऑथराइज कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो गवर्नमेंट उसको ऑथराइज नहीं कर सकती है. बट गवर्नमेंट में बी लायबल अंडर सेक्शन 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है. इफ गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड बेनिफिट अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इट मस्ट कंपनसेट. अगर गवर्नमेंट ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी पर्सन के साथ, ये गवर्नमेंट है और ये ए नाम के पर्सन के साथ अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसके बदले ए ने कुछ कंसिडरेशन दिए है या फिर कोई सर्विस या अमाउंट दी है, भले ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड था लेकिन गवर्नमेंट को उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बेनिफिट एक्सेप्ट किए है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, इसलिए ए को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा. Government liability in contracts. Contract complying with Article 299 fully enforceable. Government is liable just like private party. Contract not complying with Article 299 void and unenforceable, but compensation may be granted under Section 70 Contract Act. ये Section 70 आपको याद रखना है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. जब भी कॉन्ट्रैक्ट की कोई बात हुई गवर्नमेंट के साथ तो आपको ये पॉइंट ऐड करना है उसमें. Constitutional immunity, government cannot plead sovereign immunity in contractual matters. अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें sovereign immunity नहीं प्लीड कर सकती कि हम तो गवर्नमेंट है ये वगैरह, तो उनको एज ए प्राइवेट इंडिविजुअल ही वो enforceable है. डॉक्ट्रिन ऑफ estoppel एंड waiver. तो estoppel का मतलब है टू स्टॉप. Estoppel, a rule of equity that prevents a person from denying something which they previously represented to be true if another person has acted upon it. तो अगर estoppel क्या करता है, अगर किसी ने एक बात की है, मतलब अगर ये गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट ने एक कुछ जीआर निकाला, सपोज कोई एड निकाली, तो ये ए नाम के पर्सन ने उसको अप्लाई किया, वो एलिजिबल भी था ये वगैरह, और बाद में गवर्नमेंट ये नहीं कर सकती कि नहीं अब हम वो पीछे ले रहे हैं वो जीआर,
So things don't work. It prevents a person from denying something which they previously represented to be true, and if another person has acted upon it. तो एक बार आपने जो कह दिया लीगली, तो आप उससे पीछे नहीं हट सकते. ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इनजस्टिस अराइजिंग फ्रॉम इनकंसिस्टेंसी. टाइप्स क्या है इसके? promissory estoppel. If government makes a promise intending it to be acted upon, a person alters his position relying on it, the government cannot later go back on that promise. अगर गवर्नमेंट ने कुछ प्रॉमिस किया है और कुछ पर्सन्स ने उस पर एक्ट भी किया है और उसकी उस तरीके से अपने जो कुछ भी सर्कमस्टांसेस है उसमें चेंजेस किए हैं, तो गवर्नमेंट कैन नॉट लेटर गो बैक ऑन दैट प्रॉमिस. मतलब वो पीछे नहीं हट सकते प्रॉमिस से. इक्विटेबल इस्टॉपल क्या है? अ पार्टी इज स्टॉप्ड फ्रॉम टेकिंग कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन टू द डेट्रीमेंट ऑफ अनदर. तो इक्विटेबल, अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट है तो इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, नॉट अ सुपेरियर. मतलब अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन है तो वहां पे वो पार्टी को रोकता है कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशन पे टू डिटरमिनेंट द ऑफ अदर. लिमिटेशन क्या है? नो स्टॉपल अगेंस्ट स्टैच्यूट. स्टैच्यूट कैन नॉट प्रिवेंट गवर्नमेंट फॉर एनफोर्सिंग अ स्टैच्यूट. कोई भी स्टैच्यूट, सपोज गवर्नमेंट ने एक नया स्टैच्यूट लाया कि इससे पहले जो कोई भी स्टैच्यूट है तो वो अनएनफोर्सेबल रहेंगे, मतलब उनका इन्फोर्समेंट नहीं होगा. तो ये लिमिटेशन एस्टॉपल के यहाँ पे स्टैच्यूट ऐसे नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को प्रिवेंट नहीं कर सकता. पब्लिक इंटरेस्ट. प्रॉमिस कॉन्ट्ररी टू पब्लिक पॉलिसी, इंटरेस्ट इज नॉट एनफोर्सेबल. लेजिस्लेटिव सॉवरिंग फंक्शंस. एस्टॉपल अप्लाइज मेनली टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस. In short, estoppel prevents a person, including government, from going back on a promise representation if others relied on it. अगर किसी के साथ आपने कुछ प्रॉमिस किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो आप पीछे हट नहीं सकते अगर सामने वाला उस पर रिलाई कर रहा है तो. डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर. estoppel क्या था? टू स्टॉप. तो वेवर क्या है? वॉलेंटरी सरेंडर और अबेंडनमेंट ऑफ अ नॉन लीगल राइट और privilege based on the principle that person entitled to right can choose not to enforce it. अगर आपके पास कोई राइट है तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो एक्सरसाइज करना ही चाहोगे, आप उसको वेव भी कर सकते हो. तो एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इंडिविजुअल राइट. A person may waive a statutory or contractual right. Example, waiver of notice, waiver of appeal. अगर किसी को उसको नोटिस नहीं भेजना है तो वो उसको वेव कर सकता है, अपील को वेव कर सकता है. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या है? फंडामेंटल राइट्स जनरली कैन नॉट बी वेव्ड बिकॉज दे आर मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी. फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं कर सकते, चाहे खुद के हो या किसी के भी हो. लिमिटेशन क्या है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर का? वेवर मस्ट बी वॉलेंटरी, इन्फॉर्म्ड एंड इंटेंशन. जो पर्सन वेव करना चाहता है अपनी राइट, तो उसका ये वॉलेंटरी डिसीजन होना चाहिए, इन्फॉर्म्ड होना चाहिए और इंटेंशनल होना चाहिए. नो अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट और स्टैट्यूटरी प्रोहिबिशन. अगर स्टैट्यूट में प्रोहिबिशन है या पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो ये वेव नहीं कर सकते. फंडामेंटल राइट्स आर नॉट वेवेबल बट स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स मे बी. वेवर इन शॉर्ट क्या है? वेवर इज वॉलेंटरी अबैंडनमेंट ऑफ नॉन राइट बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी वेव्ड. Statutory immunity, act of state. Sometimes a statute itself provides immunity from liability to the government or its officer for act done in good faith in pursuance of the law. तो यहाँ पे act in good faith होना चाहिए. अगर स्टैट्यूट ने इम्यूनिटी प्रोवाइड की है टू द गवर्नमेंट और इट्स ऑफिसर, तो एक्ट मस्ट बी डन इन गुड फेथ in pursuance of the law. Objective क्या है इसका? To protect public officials who act honestly in discharge of their duties even if harm results. तो कभी कभी गुड फेथ में भी एक्ट करने पर कभी कभी कुछ गलती हो सकती है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी है. एग्जाम्पल इन इंडियन लॉ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 में क्या है कि प्रोटेक्ट्स
It protects judges, magistrates, police officer for action done in good faith under the code section 132 197 197। तो इस सेक्शन के अंडर अगर कोई एक्ट किया जाता है जजेस, मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर के द्वारा, तो उनको इम्यूनिटी रहती है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्रोटेक्ट्स जज फॉर जुडिशियल एक्ट डन इन गुड फेथ सेक्शन 77। सपोज कोई जज है, उसने किसी क्रिमिनल को डेथ सेंटेंस दिया, तो अब ये तो डेथ तो गलत बात है, लेकिन he has done in good faith और within the provision of law and he was acting judicially। तो अंडर सिविल प्रोसीजर कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, तो ये था क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का एग्जांपल। तो यहाँ पे ही एक्टेड इन गुड फेथ और उसको इसकी इम्यूनिटी रहेगी। अगर सिविल प्रोसीजर कोड, अगर किसी का डिस्प्यूट है लैंड को लेकर और ए और बी का, एंड जज डिसाइड करता है कि ए को आधी मिलनी चाहिए, बी को आधी मिलनी चाहिए, सो इसके लिए वो लायबल, भले ही वो डिसीजन रॉन्ग रहेगा लेकिन वो ही एक्टेड इन पोजीशन ऑफ जज। तो इसका रेमेडी है ए या फिर बी, जो भी जजमेंट से खुश नहीं है वो अपील कर सकते हैं, लेकिन दे कांट होल्ड जज लायबल फॉर दिस थिंग। इनकम टैक्स एक्ट, कस्टम्स एक्ट, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज प्रोवाइड इम्यूनिटी फॉर बोनाफाइड ऑफिशियल एक्शंस। तो इनकम टैक्स, कस्टम के या प्रिवेंटिव डिटेंशन होएगा, तो उस वक्त कभी कभी किसी को अरेस्ट या डिटेन करना पड़ता है, तो कभी कभी गलती से गलत इंसान को भी अरेस्ट कर लेते हैं ऑफिसर्स, तो यहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी उनको दी जाती है। तो इन शॉर्ट, इम्यूनिटी इज नॉट एब्सोल्यूट। कोर्ट्स कैन रिव्यू वेदर द एक्ट वाज ट्रूली इन गुड फेथ एंड विद इन लीगल अथॉरिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गुड फेथ होना चाहिए और विद इन लीगल अथॉरिटी होना चाहिए, तो ही ये इम्यूनिटी उनको मिलती है। एक्ट ऑफ स्टेट, an act of state is an act done by sovereign power in relation to another sovereign state or an alien। alien कौन है? a person not owing allegiance to Indian state, वो जो इंडिया का सिटीजन भी नहीं है और allegiance is not owing any allegiance। तो अगर स्टेट कोई एक्ट करता है with respect to another sovereign state or alien, then it is called as act of state। such act are political in nature and cannot be challenged in municipal courts। तो ये एक्ट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी चैलेंज इन म्यूनिसिपल कोर्ट, जो अपने रेगुलर कोर्ट है वहां पे चैलेंज नहीं हो सकते। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डन इन एक्सरसाइज ऑफ सॉवरिंग पावर, नॉट प्राइवेट और कमर्शियल, डायरेक्टेड टुवर्ड्स फॉरेनर्स और एलियन एनिमीज, नॉट जस्टिसिएबल इन म्युनिसिपल कोर्ट्स। एग्जाम्पल क्या है इसका एक्ट ऑफ स्टेट का? एनेक्सेशन ऑफ फॉरेन टेरिटरी, कोई टेरिटरी होगी फॉरेन और उसको एक्वायर कर लिया है। कॉन्फिस्केशन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ड्यूरिंग वॉर, अगर किसी वॉर के वक्त एनिमी की प्रॉपर्टी पे हमने कब्जा कर लिया या फिर उसको एक्वायर कर लिया। डिपोर्टेशन ऑफ एलियन, अगर किसी एलियन पर्सन को हमने देश से बाहर निकाल दिया, उसके देश भेज दिया, तो ये सारे एक्ट ऑफ स्टेट है। इन शॉर्ट, स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी क्या है? लीगल प्रोटेक्शन गिवन बाय स्टैट्यूट टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स फॉर एक्ट्स डन ऑनेस्टली इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी बट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। यहाँ पे सारे एक्ट गुड फेथ में होने चाहिए। और एक्ट ऑफ स्टेट क्या है? सॉवरिंग एक्ट्स अगेंस्ट फॉरेन स्टेट और एलियंस कंप्लीटली आउटसाइड म्युनिसिपल कोर्ट जुरिडिक्शन। तो स्टैट्यूटरी इम्यूनिटी का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। एक्ट ऑफ स्टेट अगर फॉरेन स्टेट या एलियंस के अगेंस्ट रहा तो इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है। गवर्नमेंट्स प्रिविलेजेस इन लीगल प्रोसीडिंग। Government enjoys special privilege in legal proceedings such as privilege against disclosure of official document। एविडेंस एक्ट के अंदर अगर कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और जो कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे उनको प्रिविलेज है कि वो डॉक्यूमेंट वो चाहे तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते। प्रायर नोटिस रिक्वायरमेंट फॉर सुइंग सीपीसी, अगर आपको किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को सू करना है किसी काम के लिए वगैरह, तो आपको उसको प्रायर नोटिस देनी पड़ती है 2 मंथ्स पहले उसको नोटिस देनी पड़ती है। अगर उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया या फिर कंप्लाई नहीं किया तो ही आप उसको उस पर केस फाइल कर सकते हो। प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट्स ओवर अदर्स, अगर किसी पर्सन पे गवर्नमेंट का डेब्ट है और उसी के साथ किसी ए पर्सन का भी डेब्ट है, तो पहले गवर्नमेंट का डेब्ट फुलफिल होगा, फिर
अगर कुछ बचा तो ए का। एक्सटेंडेड लिमिटेशन पीरियड, अगर कुछ गवर्नमेंट किसी चीज में लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड करना होगा तो वो गवर्नमेंट को थोड़ा सा ज्यादा मिल सकता है लीगल प्रोसीडिंग में। एग्जेम्पशन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस फॉर हायर ऑफिशियल्स, अगर कोई हायर ऑफिसर है, हाई रैंक का है, तो उसका पर्सनल अपीयरेंस इतना मैंडेटरी नहीं रखते, उसके बिहाफ पे कोई और किसी और को भी भेज सकते हैं। लिमिटेड सॉवरिंग इम्यूनिटी इन टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स बट सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटिनी। This was all for today. So please like, share and subscribe. See you in next video. Thank you.